अगर आपको गंजपन हो चुका है, किसी भी किस्म की बालनेस है, कोई भी पैटर्न का एलोपेशिया है, चाहे वो फीमेल पैटर्न हो या मेल पैटर्न हो, तो आज के जो सिरम हम बनाने वाले हैं वो आप जरूर यूज करना। आपको कुछ ही टाइम में वाज़ेह फर्क दिखने वाला है। यही सिरम मेरे अपने पेशेंट्स ने भी अप्लाई किया है और उनको बहुत अच्छे डिफरेंस मिले हैं। इसीलिए आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये सिरम बनाने का देख लो पहले, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बनाने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना है। मेरे काफी पेशेंट्स ने इसको एक तरीके से अप्लाई किया और उनको फायदा हुआ, और जिन लोगों ने वो तरीका फॉलो नहीं किया उनको उतना अच्छा फायदा नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए आज आप ये रेमेडी सुनने के बाद एप्लीकेशन जरूर सुन लेना। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, थ्रू आउट द रेमेडी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कि हर इंग्रेडिएंट के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंग्रेडिएंट उसमें प्रॉपर्ली इन्फ्यूज हो चुका है कि नहीं। अगर इन्फ्यूजन प्रॉपर्ली नहीं होगी तो जितना भी गंजपन आ चुका है ना, ये नहीं जाने वाला। मैं हूं डॉक्टर मध्या भायानी और मैं एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर हूं। और इस रेमेडी के लिए मैंने सबसे पहले एक स्टील का पैन लिया है। आप अगर स्टील का पैन लोगे तो ज्यादा बेहतर है। रीजन, हम इसमें डालने वाले हैं आंवला यानी कि इंडियन गूसबेरी। एक आंवला ले लो, उसको अच्छे से ग्रेट करके इसमें डालो। अब देखो स्टील का पैन और आंवले का क्या ताल्लुक है। आंवला में आप सबको पता है कि विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी अगर आप स्टील में पकाते हो तो वो विटामिन सी बरकरार रहता है, डैमेज नहीं होता। वहीं पे अगर आप आयरन पैन में पकाते हो तो ये विटामिन सी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन तो अगर आपके बाल बहुत व्हाइट है या ग्रे है तो आप सर्टेनली इसको स्टील में नहीं बल्कि आयरन पैन में पकाओगे। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है और जो आयरन का पैन है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक काला और डार्क ब्राउनिश टाइप कलर आपके बालों को देके जाते हैं। लेकिन अगर आपको सफेद बालों का इश्यू नहीं है या आपको अगर डैंड्रफ है, स्कैल्प इरिटेशन है, तो आप आयरन का पैन मत यूज करना, आप स्टील का पैन यूज करना। यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के लिए और रेमेडी को इजी करने के लिए एक स्टील का पैन ही इस्तेमाल किया है। इसमें आप एक आंवला ले लो और उसे अच्छे से ग्रेट करके यूज करना, यानी कद्दूकश कर लेना। अगर आप सादा आंवला डाल दोगे तो उसका उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा। कोई भी चीज को आप छोटा छोटा करके डालते हो ना, वो एब्जॉर्ब जल्दी होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सारे न्यूट्रिएंट्स इजीली उस वाटर में चले जाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ऐसे ही फॉलो करना, कोई शॉर्टकट मत लेना। अब जब आपने इसमें आंवला डाल दिया, अब थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे आपको पानी की एग्जैक्ट क्वांटिटी बताई है। ये वाले जो कप है ना आपको साइड में दिख रहे होंगे, ये सबके घर में होते हैं। ये इसी साइज का कोई ना कोई कप होगा। तो यहाँ पे इस ग्लास को मैंने एक पूरा लिया है और एक मैंने एक पूरे से कम लिया है और आधे से ज्यादा तकरीबन पौना कप लिया है। तो इतना आप उसमें पानी डालोगे। पानी आप ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि ये एक सिरम बन रहा है, तो सिरम में कोई कंसंट्रेशन का इश्यू नहीं होता। लेकिन ऐसा लोगे तो एंड में वो जो थिकनेस है ना वो बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके बाद आप इसमें डाल दोगे कड़ी पत्ते। हमेशा ख्याल रखो कड़ी पत्तों को वॉश करके डालना, क्योंकि कड़ी पत्ता आप डायरेक्ट अगर झाड़ से लेकर आते हो और आप डाल देते हो तो उसकी इंप्योरिटीज आपके बालों को और खराब करेगी। इसे अच्छे से वॉश कर लो और जितने कड़ी पत्ते यहाँ पे दिखाए हैं ना आपको उतने ही डालने हैं। दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गौर से सुनना और स्क्रीन पे भी जरूर देखना। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी चीज के इंग्रेडिएंट का इस रेमेडी में आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी जानने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से ही डालना है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको पकाना कितना है। हर इंग्रेडिएंट को आप उसी सीरीज में डालोगे। अगर मैंने पहले आंवला बताया है तो आंवला ही डालोगे, दूसरा इंग्रेडिएंट पहले नहीं डालोगे। रीजन बीइंग कि हमें जो इन्फ्यूजन है वो आंवला की ज्यादा चाहिए, फिर हमें उसके बाद कड़ी पत्ते की चाहिए। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें कलर का चेंज देखोगे। अब आप जरा स्क्रीन पे गौर से देखो, जब हमने कड़ी पत्ते इस आंवला में डाल दिए ना, ये ग्रीनिश टिंच में आ गया है, हरा सा कलर हो गया है। अगर ये नहीं आता तो आपको इसको अच्छे से पकने देना है, लेकिन अगर ये आ जाता है इसका मतलब है कि इसमें इन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है। अब कड़ी पत्ते ही मैंने यहाँ पे इसलिए चूज किए हैं, उन लोगों के लिए कड़ी पत्ते बहुत जरूरी हैं अगर तो आपके बालों का ब्रेकेज बहुत ज्यादा होता है, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही, लंबे होने से पहले ही या तो टूट जाते हैं बीच से या जड़ से ही निकल जाते हैं, उन लोगों को कड़ी पत्ता यूज करना है। अगर बाल बहुत रफ हैं, ड्राई हैं, किसी भी किस्म से मैनेजेबल नहीं होते, ऐसा लगता है कि बम फट गया है, वो लोग भी कड़ी पत्ता जरूर यूज करेंगे। खास तौर पर कड़ी पत्ता और आंवला का जो इन्फ्यूजन बन रहा है ना, ये वो मिक्सचर है जो कि इन 3-4 मसलों को सॉल्व करता है। अगर आपको इन 3-4 मसलों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कड़ी पत्ते स्किप कर सकते हो। अगर कोई भी इशू है तो कड़ी पत्ता आप जरूर यूज करना। मेरे अपने पेशेंट्स मैंने अपने आंखों से देखे हैं,
कुछ इंग्रेडिएंट खास ऐसे होते हैं, कुछ ही महीनों में उनसे उनको फर्क पड़ता है, जिनमें से कड़ी पत्ता हो गया, धनिया हो गया, अदरक हो गया, और एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो कि हमने इस रेमेडी में भी इस्तेमाल किया है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इन कुछ चीजों को अगर आप यूज करने लगो ना कंसिस्टेंटली, तो आपके बाल झड़ना रुक सकते हैं। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी बाकायदा टिंट थी, स्पेशली आदमियों की, और उनके इतने बाल आ गए कि अब वो टिंट दिखती ही नहीं है। तो आप भी ऐसे ही इसको बनाना। अब जब इसमें हल्का से गर्माहट आ जाएगी, हीटअप होने लगेगा ये वाटर, तो आप इसमें ऐड करोगे एक लहसुन का इतना सा जवा, यानी कि जो एक पीस होता है गार्लिक का, आप वही डालोगे। आपको यहाँ पे गार्लिक को बहुत ज्यादा नहीं डालना। काफी लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा डालेंगे ना तो ज्यादा इफेक्ट होगा, नहीं, आपके स्कैल्प को नुकसान भी पहुंच सकता है, इसीलिए इतना सा ही डालना। ये आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एक चीज है, अगर खाद है उसमें आप पानी डालोगे तो ही तो पौधा उगेगा। सिमिलरली अगर आपके स्कैल्प को सर्कुलेशन मिलेगी ना, तो ही आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और फॉलिकल्स एक्टिवेट होंगे। छोटा सा ही पीस डालो और हमेशा वॉश कर लो पहले, और कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में डालना। आप चाहो तो उसको भी कद्दूकश कर सकते हो। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे कट करके छोटे छोटे पीसेस में इसको ऐड कर दिया था। इसके बाद इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, अगर आप नहीं डालोगे ना तो ये सारे इंग्रेडिएंट आपके बेकार चले जाएंगे। ये है मुलेठी। इतनी सी मुलेठी आपको डालनी है जितना आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे। मुलेठी आपके बालों की ग्रोथ नहीं करता, लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो ये करता है ना, ये आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अगर आप सारी चीजें यूज कर लो, लेकिन अगर स्कैल्प हेल्दी होगा ही नहीं ना, तो ये सारी चीजें बिल्कुल वेस्ट है। आप इसको मत ही बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। जब मुलेठी आ जाए तभी बनाना, ये आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है। और अगर तो आप ये रेमेडी आयरन पैन में बनाने का सोच रहे हो, तो मुलेठी आप जरूर इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि आपके बालों की ड्राइनेस से होने से बचाएगा, स्कैल्प में ड्राइनेस होने से बचाएगा, और बालों को शाइनी रखेगा, सॉफ्ट रखेगा और हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालने वाली हूं जो कि आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है, एंड दिस इज योर बाल जड़, जिसे आप जटामांसी भी बोलते हो। हर कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। शक्ल देखोगे तो आराम से पहचान जाओगे। यहाँ पे मैंने इसका पाउडर फॉर्म नहीं लिया है, पूरी जड़ यानी कि एक रूट ली है। आपको हमेशा जो जटामांसी या जो बाल जड़ है ना, हमेशा कम क्वांटिटी में यूज करो। बहुत ज्यादा डालने से आपको फायदा नहीं होगा। हमेशा ये जो जड़ी बूटियां होती है, जितनी भी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, कम क्वांटिटी में लो, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो ही फायदा होगा। बालझड़ मैंने यहाँ पे इसलिए चूज किया है क्योंकि एक तो आपके स्कैल्प को तो अच्छा करता ही है, लेकिन द मेन थिंग इज ये आपकी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसीलिए बालझड़ यहाँ पे एग्जैक्टली जितनी क्वांटिटी में बताया है, आपको वो ही ऐड करनी है। अब यहाँ पे नोट करना, कैसे पता चलेगा कि बालझड़ इन्फ्यूज हो गया है? ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप बालझड़ को इसमें डालोगे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कर अपना कलर चेंज करने लगेगा। जब इसका कलर ब्राउनिश कलर में आ जाएगा ना, दैट मीन्स कि अब इसमें इसकी इन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है, फिनिश नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। अगर आप देखोगे कि इसमें ब्राउन कलर नहीं आया है और उससे पहले आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर दोगे ना, तो ये रेमेडी फेल हो सकती है। इस रेमेडी में इंग्रेडिएंट से ज्यादा स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इस रेमेडी को बाकी वीडियोस की तरह स्किप करके मत देखना, वरना ट्रस्ट में फायदा नहीं होगा और फिर कमेंट में बोलोगे कि हमें फायदा नहीं हुआ। अब इसके बाद जब ये ब्राउनिश कलर आ जाएगा, देन यू गोना ऐड माय फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा रोजमेरी के लीव्स। यहाँ पे ड्राइड डालोगे तो ये सीरम आपको ज्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। अगर फ्रेश डालोगे तो बनेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब यहाँ पे ड्राइड रोजमेरी लीव्स आपको तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच ही डालने हैं। रोजमेरी लीव्स का काम यहाँ पे बहुत सारे तरीके से है। सबसे पहला काम तो ये आपके हेयर शेडिंग को रोकेगा। जो बाल झड़ते रहते हैं हर वक्त, चाहे बाथरूम में हो, कंघियों में हो, बिस्तर पे हो, वो एक तो आपकी बहुत कम कर देगा। एक दफा में नहीं करेगा, सो कंटिन्यूसली आपको यूज करना है। सेकंड फायदा ये है कि बालों को झड़ने के साथ साथ ये बालों की रीग्रोथ भी करता है। यानी आपका स्कैल्प है, बाल ज्यादा झड़ रहे थे और ग्रोथ कम हो रही थी, तो बीच में गंजपन था। ये क्या करता है? ये बालों के झड़ने को कम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इन शॉर्ट आपको आपके स्कैल्प पे बाल ज्यादा नजर आने लगते हैं, ये घने नजर आने लगते हैं। जैसा आप मेरे देखते हो ना, ये रोजमेरी की वजह से ही मैं हमेशा उसको डेली यूज करती हूँ। रोजमेरी वाटर की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो तीसरा काम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है रोजमेरी का, वो ये है कि ये इस सिरम को थिक बनाएगा। जैसे उसमें रोजमेरी डालोगे ना, आप नोट करोगे कि अब ये सिरम थिक होने लगेगा कुछ ही टाइम में। आहिस्ता आहिस्ता करके जब इसमें उबाल आना शुरू होगा, तो ये बहुत गाढ़ा बनता जाएगा।
अब रोजमेरी को आप पहले मत डाल देना। जो लोग रोजमेरी को पहले डाल देते हैं ना पानी यानी आंवला के साथ स्टार्टिंग में, तो रोजमेरी जल जाता है, उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे हम रेमेडी के आखिर टाइम में डालेंगे ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हमारे इसमें पोटेंटली बरकरार रहे और जाया ना हो। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ डले हैं ना, इसे अच्छे से पकने दो। मैंने पूरी रेमेडी में आंच कभी भी तेज नहीं करी है, या तो वो स्लो रही है या वो मीडियम रही है। मीडियम से ऊपर आंच बढ़ाई ही नहीं है, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। जब आप देखोगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है, पूरा अब ये बन चुका है। रिमेंबर, इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट क्रिस्पी या बर्न नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें इन्फ्यूज हुआ है। जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप देखोगे ना, अगर आप देखते हो कि पानी अच्छा खासा बचा है, तो आपको इसमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप फौरन से नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे आ जाओगे। लेकिन अगर जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पानी कम हो चुका था एंड मुझे उसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत अच्छी है टचवुड, तो मुझे उतना कंसंट्रेटेड यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गंजपन है तो आप इसी में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करोगे। जो स्टेप मैं बता रही हूँ आप स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसमें हल्का सा गर्म पानी और ऐड कर दिया था ताकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और जो इंग्रेडिएंट है ना वो हल्के से डाइल्यूट भी हो जाए, और साथ ही साथ इतनी क्वांटिटी हो जाए कि जो अगला इंग्रेडिएंट जिसका नाम है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज जब डालूंगी तो ये सिरम गाढ़ा भी हो जाएगा और क्वांटिटी भी अच्छी खासी बनेगी। आगे मैं आपको इसको स्टोरेज का तरीका बताऊंगी, स्टोरेज का तरीका गौर से सुन लेना। अब यहाँ पे जब आप इसके बाद फ्लैक्स सीड डालोगे ना, अब इसे अच्छे से पकने दो। स्लो आंच कर लो, स्लो टू मीडियम कर लो, और इसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड के 2 चम्मच डाले थे, आप ज्यादा भी डाल सकते हो। ज्यादा डालने से नुकसान कोई भी नहीं है। जितनी भी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है आप उतना उसमें ऐड कर सकते हो। मुझे 15 मिनट लगे थे इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। इसके बाद आप चूल्हे को बंद करोगे और छान लोगे। छानने के बाद अभी रेमेडी खत्म नहीं हुई है, इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर बालों की ग्रोथ भी चाहते हो ना तो ये जरूर डाल लेना। एंड दिस इंग्रेडिएंट इज योर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। इंपॉर्टेंट है बहुत ये जानना कि कब इसमें ऐड करोगे। अगर आप ठंडा होने के बाद ऐड करोगे ना तो सिरम ऐसे रह जाएगा और तेल आपका ऊपर रह जाएगा, अच्छे से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि सिरम हमने वाटर बेस बनाया है एंड तेल ऑब्वियसली इज ऑयल। तो दोनों को मिक्स करने के लिए आप इसे गर्म में ही डालोगे और इसे अच्छे से मिक्स करोगे। थोड़ी सी क्वांटिटी डालना, बहुत भर भर के मत डालना, क्योंकि नॉन ऑयली बनाने वाले हैं। इसे अच्छे से मिक्स करो और बहुत अच्छे से जब मिक्स हो जाए फिर आप इसे ठंडा होने के लिए रख दो। कुछ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप विटामिन ई ऐड कर सकते हो तो कर लो, ये बालों को शाइन देता है। या आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ख्याल रहे कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल कभी भी आप गरम सिरम में ऐड नहीं करोगे, इसे ठंडा होने दोगे और फिर इसमें आप ऐड करोगे। अच्छा, ये चीज डालने के बाद जब ये एग्जैक्टली बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आप इसे किसी भी कंटेनर में ट्रांसफर कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंटेनर में ट्रांसफर करते हो, किस इंग्रेडिएंट यानी किस कंटेनर में बनाते हो। इवन चम्मच जो यूज करते हो ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, इनका केमिकल रिएक्शन होता है। हमेशा ऐसी बॉटल लो जो कि बिल्कुल क्लीन हो। आई नो कि ग्लास की बॉटल सबके पास अवेलेबल नहीं होती, आप प्लास्टिक भी ले सकते हो। मेक श्योर अच्छे से क्लीन करो, और ऐसी जो कि ऊपर से कवर हो सके, खुला मत रखना इसे। अगर आप ऐसी कोई बॉटल ले सको जिसमें छोटा सा होल हो जो कि आपके बालों में डायरेक्टली जाए, आपको उसमें हाथ डाल के निकालना ना पड़े, ताकि हाथ की गंदगी बार बार उस सिरम में ना जाए। ऐसे ही कोई अब बॉटल ले लेना, उसमें शिफ्ट करो। अगर आप चाहते हो ना कि इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिले आपको और बहुत इमीडिएट इफेक्ट मिले, तो आप क्या करोगे कि बालों को पहले अच्छे से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद आप बालों को अच्छे से पहले ब्रश कर लेना। काफी लोग इसको लगाने के बाद ब्रश कर रहे थे और उनको हेयरफॉल ज्यादा हो रहा था, तो बाद में कंप्लेन मत करना कि हमारा हेयर फॉल बढ़ गया। पहले ही बालों को ब्रश करो, इसको सेक्शंस में डिवाइड करो, और लगाने से पहले एक टिप बताती हूँ कि लगाने से पहले आप अपने बालों में टोनर लगा लो। रोजमेरी का लगा लो, फेनुग्रीक का लगा लो, मेरे चैनल पे भरपूर टोनर्स पड़े हैं, आप कोई भी यूज करो और उसको स्कैल्प पे अच्छे से लगाओ। लगाने के बाद हल्के हाथों से ऐसे ऐसे हल्की हल्की सी मसाज करो और फिर इस सिरम को लगाओ। ये सिरम को आप स्कैल्प पे पूरा लगाओगे, जहां पे गंजपन ज्यादा है, चाहे मांग हो, चाहे हेयरलाइन हो, चाहे क्राउन एरिया हो, वहां पे लगाओ और सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करो बिल्कुल हल्के हाथों से। और आप खुद देखोगे कि कुछ टाइम में
आपका हेयर फॉल भी कम हो रहा है। अगर मसाज करने से पहले दिन 4 बाल हाथ में आए थे, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वो बाल हाथ में आएंगे नहीं और बालों की ग्रोथ भी होती रहेगी। ये आप कब-कब अप्लाई करोगे? या आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या इसको लगाने के बाद बालों को वॉश करना है कि नहीं। ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी में होता है और कुछ देर के बाद ही बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपको ऑयली कंसिस्टेंसी नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसको लगाने के बाद बालों को वॉश नहीं करना, लेकिन हफ्ते में 3 दिन बालों को वॉश जरूर करना, वरना ये चीजें आपस में पाइल अप होती जाएंगी और फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देंगी। स्टोर कैसे करना है? इसको स्टोर करने के लिए हमेशा फ्रिज में रखो और लगाने से कुछ देर पहले ही निकालो तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे ये जो सिरम बॉटल मैंने बनाई है ना, मेरी ये तकरीबन 7 दिन में खराब हो गई थी। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे रखा था क्योंकि मेरे यहाँ पे ठंड ज्यादा है, लेकिन हीटर चलता है घर पे। तो अगर आप इसे फ्रिज में रखोगे ना, ये 15-20 दिन खराब नहीं होगा। देन अगेन किसी भी किस्म की स्मेल आती है, कलर चेंज लगता है, तो आप इसको थ्रो कर देना और नया बना लेना। जो भी रेमेडीज आप बनाते हो, अगर वो देसी चीजों से बनी है, आयुर्वेदिक चीजों से बनी है, मुमकिन है कि उसका कलर चेंज होता जाए ऑक्सीडेशन की वजह से, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है वो बरकरार रहती है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमारा टोनर अब इस कलर का हो गया है या हमारा सिरम इस स्मेल का हो गया है, तो हम उसको यूज करें कि ना करें। अब जब आप ये सिरम लगा लोगे ना हफ्ते में 4 दिन, अगर जिस दिन आपको ऑयलिंग वाला डे है, तो आप इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा अपने बालों में ऑयलिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि ऑयल को 2 घंटे या मैक्सिमम 10 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश जरूर कर लेना। मेरे पेशेंट ने इस सिरम से पहले वो टोनर लगाया था, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। किसी भी किस्म का क्वेश्चन या डाउट है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो।